तो बेटा क्लास स्टार्ट करें फिर। कल मैंने जैसे अभी तक ना हम प्रिज्म पढ़ रहे थे। प्रिज्म में एक छोटा सा और पॉइंट बता दूं बस, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखो बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास की प्रिज्म है। ग्लास की प्रिज्म, प्रिज्म किसी भी चीज की हो सकती है, हम ग्लास की ले रहे हैं। तो बेटा मान लीजिए ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, इसकी दो साइडें इक्वल हैं। मान लो इसकी दो साइडें इक्वल हैं और ये राइट एंगल्ड है, ये एंगल 90 है। तो अगर ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको ये पता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए लगभग 42 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री। तो बेटा मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अब कई बार क्वेश्चन आता है एनटीएससी वगैरह में, एनटीएससी में, ओलंपियाड में, कि जैसे यहां से लाइट रे आई, यहां से मान लो कोई रे आई ए बी के परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर ये लाइट रे आई, तो आपसे पूछेगा ये बताओ ये रे कैसा पाथ फॉलो करेगी, ये रे कैसा पाथ फॉलो करेगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ये ए बी के ऊपर नॉर्मल के लोग आगे टकराई है ए बी पर, तो बेटा अगर ये यहां नॉर्मल के लोग आई है तो यहां से जाएगी सीधी, ये चली जाएगी स्ट्रेट नॉर्मल के लोग। तो लेकिन जब ये एसी पर टकराएगी, एसी पर टकराएगी तो यहां एक नॉर्मल डालो आप, नॉर्मल, ये नॉर्मल डाला मैंने एसी पर। तो बेटा आप देखो यहां तो ये सीधी चली गई क्योंकि परपेंडिकुलर के लॉन्ग थी, बट जब एसी पर टकराई तो यहां ये परपेंडिकुलर यूं आया तो ये एंगल बना इसका 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री क्यों बना है ये बता सकते हो आप? मेरे ख्याल से तो ज्योमेट्री आपको आती है मैथमेटिक्स में। तो मैंने ये एंगल 45 क्यों बोला समझ लो एक बार। देखो ये एंगल है 45 ऊपर, ये एंगल है 90, तो इधर वाला एंगल 45 बनेगा, सिंपल मैथमेटिक्स। तो इधर वाला एंगल भी 45 डिग्री और क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री। तो यहां लाइट जब इस पॉइंट पर टकराई, इस पॉइंट पर लाइट टकराई तो इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। बाहर तो एयर है, ये ग्लास है, तो इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो लाइट का यहां पर इस पॉइंट पर टीआईआर हो जाएगा, तो लाइट यूं मुड़ जाएगी, टीआईआर करेगी। टीआईआर क्यों करेगी? क्योंकि इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट टीआईआर करके नीचे मुड़ जाएगी। यहां मुड़ेगी तो इस पर जाएगी नॉर्मल के लॉन्ग बीसी पर, तो यहां से फिर स्ट्रेट निकल जाएगी, यूं चली जाएगी। तो इस तरीके से देखो लाइट इधर से आई, यहां पर टीआईआर हो गया, यहां पर टीआईआर हो गया, और उसके बाद यहां नॉर्मल पर टकराएगी और यहां से स्ट्रेट चलेगी, यहां से स्ट्रेट चलेगी। तो देखो एक्चुअल पाथ लाइट का ये था, ये लाइट का एक्चुअल पाथ था। तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन होगा लाइट में, कितना होगा डेविएशन? मेरे ख्याल से 90 डिग्री, 90 डिग्री पे मुड़ गई। जैसे लाइट यूं आई थी यहां टकरा के यूं मुड़ गई, तो 90 डिग्री पे लाइट को हमने मोड़ दिया इस प्रिज्म का यूज करके। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कहीं ना कहीं इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल सकता है आपको प्रिज्म का। सिंपल कंसेप्चुअल बात है, बिल्कुल कंसेप्चुअल बात है। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को ये समझ में आया होगा। तो प्रिज्म का यूज है लाइट को अपने पाथ से डेविएट 90 डिग्री पर डेविएट करने के लिए। यूज ऑफ प्रिज्म टू डेविएट द लाइट एट 90 डिग्री। पॉइंट मिडल में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट मिडल में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक सिंगल लाइट की बात है, इसमें डिस्पर्शन का भी कोई चक्कर नहीं बेटे निशांत, डिस्पर्शन का भी कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो एक पर्टिकुलर लाइट रे, एक कलर की लाइट मान लो वो आई और वो यहां टकरा के चली गई, ये तो बस ये लाइट का एक पाथ का पॉइंट दिखाया मैंने। व्हाइट लाइट नहीं है ये कोई व्हाइट लाइट नहीं है, तो इसलिए डिस्पर्शन का कोई चक्कर नहीं इसमें। और सेंटर पे ये पॉइंट है, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं, सेंटर पे हो चाहे ना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन ये होगी प्रिज्म आइसोसेलेस हो, राइट एंगल्ड हो, प्रिज्म आइसोसेलेस हो और राइट एंगल्ड हो। यहां से लाइट आई नॉर्मल के लॉन्ग चलेगी, यहां से लाइट नॉर्मल के लॉन्ग चलेगी, यहां पर उसका एंगल 45 डिग्री है जो क्रिटिकल से ज्यादा है, ये एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है तो टीआईआर हो गया। टीआईआर के बाद लाइट इधर से निकल गई, तो आई इधर से थी, इस पर स्ट्रेट, यहां टीआईआर हो गया और इधर बैंड हो गए 90 डिग्री पर निकल गई।
अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो रेनबो। रेनबो लिखो आप, रेनबो, रेनबो, रेनबो। तो बेटा रेनबो जो है, आपको बता दी, सबने देखी होगी रेनबो, तो रेनबो सभी ने देखी है। तो रेनबो कब बनती है? देखो, जैसे मान लो बरसात होने लग रही हो, या बरसात हो जाए और सनलाइट आ जाए, सूरज निकल जाए, या तो बरसात हो रही हो, या बरसात होने के बाद एकदम से एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हों और फिर उनके ऊपर सनलाइट पड़े, तो रेनबो बनती है। कैसे रेनबो बनेगी वो देखो। जैसे मान लो कोई वाटर ड्रॉपलेट है, ये लेट दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट। देखो रेनबो को देखना है ना, तो आपकी पीठ सन की तरफ होनी चाहिए, सन आपके बैक साइड में होना चाहिए, तब रेनबो आपको दिखाई देती है। कंडीशन याद करनी होती है रेनबो में। तो जैसे मान लीजिए आप इधर खड़े हैं, तो सनलाइट इधर से आ रही है, इधर से सनलाइट आ रही है, मान लो इधर से सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट जब इस पर आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा उसका, यहां यूं हो जाएगी सनलाइट, रिफ्रैक्शन होगा उसका। आपको पता है रेड कलर, रेड कलर कम डेविएट होगा, वायलेट ज्यादा डेविएट होगा पहले उसमें। उसके बाद ये लाइट यहां टीआईआर शो करेगी, यहां इसका टीआईआर होगा। ये वायलेट कलर आ गया, ये रेड कलर आ गया, ये रेड है, ये वायलेट। उसके बाद लाइट फिर पानी से, ये पानी वाटर ड्रॉपलेट है, पानी से फिर बाहर आएगी, फिर उसका रिफ्रैक्शन होगा और लाइट फिर यूं आएगी। यहां लाइट आ गई, यहां से आप इसको देखने लगे, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है। अब ये लाइट अब तक पहुंच गई, तो ये क्या होगा, ये अलग अलग कलर में टूट गई। देखो अलग अलग कलर में टूट गई, तो ये, हाँ, ये भी एक डिस्पर्शन है, रेनबो भी एक डिस्पर्शन है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन है। वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब लाइट पास होती है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के, जैसे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड है, उन पर सनलाइट पड़ जाए, तो उस केस में ये डिस्पर्स होकर लाइट इस तरीके से आती है हमारे पास। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये कब होगी, कब दिखाई देगी, कब नहीं दिखाई देगी, इसमें कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर में बाई चांस कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये दिखाई देगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो रेनबो दिखाई नहीं देगी। तो इसमें से देखोगे आप, तो इधर से सनलाइट आई, पहले यहां इस पॉइंट पर इसका रिफ्रैक्शन हुआ, रेयर बार एयर थी तो एयर से पानी में आई, तो रेयर टू डेंसर, यहां टीआईआर हुआ, और फिर यहां रिफ्रैक्शन हो गया और सनलाइट हमारे पास डिस्पर्स होकर पहुंच गई। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न दिखाई देगा, सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में कलर का एक बैंड दिखाई देगा, जिसको हम रेनबो बोलेंगे। ये मैंने बनाया प्राइमरी रेनबो, ये मैंने प्राइमरी रेनबो बनाया है, कुछ इस तरीके से बनेगा, यो देखने में कुछ यूं दिखेगा अपने को, प्राइमरी रेनबो यूं। नीचे इसमें वायलेट कलर होगा, ऊपर इसमें रेड कलर होगा। यहां कहीं से आप इसको देखने लग रहे होगे, यहां से आप देखने लग रहे होगे। तो प्राइमरी रेनबो, दो रेनबो बनती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये रेनबो इस तरीके से दिखाई देती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस मैंने बताया। प्राइमरी रेनबो में कलर सीक्वेंस में नीचे वायलेट, ऊपर रेड होता है, ठीक। अब जैसे ये रेनबो हमने बताई कि इस तरीके से इसमें पूछा जाता है क्या होगा, तो आप कहेंगे टू रिफ्रैक्शंस हैं, देयर आर टू रिफ्रैक्शंस, एक रिफ्रैक्शन यहां है, एक रिफ्रैक्शन यहां है, और एक टीआईआर है, यहां टीआईआर है, और दो रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन यहां होगा, एक रिफ्रैक्शन यहां होगा। तो प्राइमरी रेनबो में दो रिफ्रैक्शन होंगे और एक टीआईआर होगा। एक सेकेंडरी रेनबो भी होती है, सेकेंडरी रेनबो भी। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है वो देखो, सेकेंडरी रेनबो क्या बनेगी, जैसे प्राइमरी रेनबो है ना, इसके ऊपर सेकेंडरी रेनबो होती है, यहां कहीं, यहां सेकेंडरी रेनबो बनती है। उसमें कलर सीक्वेंस उल्टी होती है, उसमें कलर सीक्वेंस उल्टी होती है, रेड कलर नीचे होता है, वायलेट कलर ऊपर होता है सेकेंडरी रेनबो के अंदर। तो सेकेंडरी रेनबो में कलर सीक्वेंस उल्टी होगी, और सेकेंडरी रेनबो में इंटेंसिटी ऑफ कलर भी कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है। तो सेकेंडरी रेनबो कैसे बनती है वो देखो। सेकेंडरी रेनबो, जैसे मान लो ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये कोई वाटर ड्रॉपलेट है, इस पर सनलाइट पड़ेगी, तो इसमें कलर यूं बैंड होंगे भाई, ये रेड, ये वायलेट, फिर ये कलर यूं जाएंगे, टीआईआर होगा इनका,
यहां TIR होगा, फिर यहां TIR होगा, और फिर ये लाइट यूं आएगी हमारे तक, यहां कहीं हमारी आंख होगी। तो इसमें जैसे देखो, ये रेड कलर यहां था, वायलेट यहां था, अब ये रेड यहां हो गया, वायलेट यहां हो गया, तो ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया। तो इसमें रेड कलर नीचे होगा, वायलेट कलर यूं यहां कहीं से, तो ये रेड कलर होगा और ये वायलेट कलर होगा। तो इसमें कलर सीक्वेंस उल्टी होगी, इसमें 2 TIR होंगे, 2 TIR होंगे और 2 ही रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो 2 होने ही है, रिफ्रैक्शन तो 2 होंगे, एक बार लाइट एंटर करेगी, एक बार बाहर आएगी, रिफ्रैक्शन तो पक्का 2 होंगे। TIR भी इसमें 2 होंगे, एक TIR यहां होगा और एक TIR यहां होगा। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी 2 रेनबोज हमें दिखाई देंगी, ठीक। तो इस तरीके से ये बताया जा सकता है कि रेनबो कैसे बनती है भाई। रेनबो एक नेचुरल डिस्पर्शन है लाइट का, नेचुरली लाइट डिस्पर्स होती है वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण, तो उस फिनोमेना को हमने नाम दे दिया रेनबो, दैट इज कॉल्ड रेनबो। इसके बाद देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग। देखो भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, सुनो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो जैसे ये सनलाइट है, मान लो व्हाइट लाइट बोल दो, सनलाइट आई आपकी, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है मान लो, एयर में, ऊपर तो वैक्यूम था, ये एयर में आई लाइट, तो ये सनलाइट आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। अब ये सनलाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल हैं वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एक बार। इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल हैं, एयर पार्टिकल्स, जिसमें कोई गैस होगी, गैस मॉलिक्यूल, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल, वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ही कम टाइम में, ऑलमोस्ट जीरो टाइम के अंदर, ऑलमोस्ट जीरो टाइम के अंदर अंदर ये जो पार्टिकल है इस लाइट को दोबारा से री एमिट कर देंगे, तुरंत छोड़ देंगे। जैसी लाइट पड़ी एक बार एब्जॉर्ब किया, उसके बाद तुरंत री एमिट कर दिया। लेकिन जब वो री एमिट करेंगे ना, तो वो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देंगे लाइट को। तो जब लाइट आई, जैसे सन से लाइट आई अर्थ के एटमॉस्फेयर में, पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब किया और उसको दोबारा से री एमिट कर दिया, डिफरेंट डायरेक्शन में फैला दिया। जब लाइट एटमॉस्फेयर में टकराने के बाद, पार्टिकल में टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, तो हम उस फिनोमेना को बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाएगा। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके, ये फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। सनलाइट आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स पर टकराई, उन्होंने एक बार उसको एब्जॉर्ब करा और बहुत ही कम टाइम में, ऑलमोस्ट जीरो टाइम के अंदर अंदर दोबारा से री एमिट कर दिया। लेकिन वो री एमिट करेंगे रैंडमली, कोई पार्टिकल किधर अपनी वेव छोड़ेगा, कोई किधर छोड़ेगा, इस तरीके से लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाएगी। इस फिनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया एक साइंटिस्ट है रेलिंग, रेलिंग। तो रेलिंग फार्मूला है स्कैटरिंग के लिए, रेलिंग्स फार्मूला फॉर स्कैटरिंग, रेलिंग फार्मूला। रेलिंग फार्मूला ये कहता है कि जो लाइट स्कैटर होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो लाइट स्कैटर होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। रेलिंग फार्मूला है फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा की पावर 4। तो आई है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर होगी उसकी इंटेंसिटी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। ये रेलिंग फार्मूला है, रेलिंग क्राइटेरिया है। रेलिंग साइंटिस्ट का नाम है RAERAYLEIGH। तो लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये एप्लीकेबल होता है आइडियल केस में, ये फार्मूला एप्लीकेबल कब होता है, आइडियल केस में। और स्कैटरिंग के लिए आइडियल केस कौन सा है फिर, स्कैटरिंग के लिए आइडियल केस वो है जब पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा हो। जिन पार्टिकल से स्कैटरिंग होती है, अगर उन पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, अगर पार्टिकल जिनके ऊपर लाइट टकरा के स्कैटर होगी, अगर उन पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, या ये बोलो अगर पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा हो,
तो हम कहते हैं उस केस में जो स्कैटरिंग हुई वो आइडियल हुई है, और तभी यह फार्मूला एप्लीकेबल है रेलिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो इससे एक चीज पता चली अपने को, इससे क्या पता चला अपने को, इससे एक चीज पता चली कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम है। आपके 10th के लेवल के हिसाब से ये सोच लो, 10th के लेवल के समझाने के हिसाब से सोच लो, समझाने के हिसाब से कि स्कैटरिंग जो है समझाने के लिए एक्चुअली में तो ये फार्मूला है, स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4 है। मतलब जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम है, वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा है। मेन बात आपके काम की 10th तक की ये है, ठीक। तो ये रेलिंग क्राइटेरिया या रेलिंग फार्मूला फॉर स्कैटरिंग कहा जाता है। ये तब एप्लीकेबल है जब आइडियल केस हो, जब पार्टिकल का साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ हो और लाइट आइडियली स्कैटर होती हो। तो 10th लेवल पर तो वही आइडियल बात करेंगे, 11th 12th में जाके तो और डिटेल आती है इसकी, पर अभी तो इतना सुन लो। अब इसके बेस पर चीज होगी, इससे एक चीज पता चल गई हमें कि भैया इसका मतलब रेड कलर की स्कैटरिंग, व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूं, व्हाइट लाइट की, व्हाइट लाइट में रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और वायलेट और ब्लू कलर जो हैं उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है व्हाइट लाइट के अंदर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो स्कैटरिंग इज मिनिमम फॉर रेड कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक। वायलेट की स्कैटरिंग मैक्सिमम है। अब ये तो स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग का मेन फार्मूला क्या है। अब इसके ऊपर आते हैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे स्कैटरिंग से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बेटा आपने प्रैक्टिकली भी नोट किया होगा, कभी आपने देखा हो कि रोड पर कहीं दूर कोई काम चल रहा हो, रोड पर कोई मान लीजिए रिपेयरिंग का काम चल रहा हो, तो आपने कई बार देखा होगा जहां काम चल रहा होता है रोड पर, वहां जो इंजीनियर वगैरह है ना, वो रेड कलर का एक झंडा लगा देते हैं, एक रेड कलर का फ्लैग लगा देते हैं दूर, ये बताने के लिए भी यहां काम चल रहा है, रेड कलर का फ्लैग लगा देते हैं। ऐसे ही कोई भी डेंजर सिग्नल, कोई भी हो, कोई भी डेंजर सिग्नल हो, वो रेड कलर का बनाया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कोई भी डेंजर सिग्नल रेड कलर का क्यों बनाया जाता है, रेड कलर का डेंजर सिग्नल क्यों बनाते हैं। उसका कारण यह है कि भी रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है। तो इसीलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का है तो इसका उसमें से रेड लाइट निकलेगी। अगर वो रेड लाइट एटमॉस्फेयर में से चलेगी तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगी तो दूर तक चला जाएगा, रेड कलर ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा दूर से भी उसको देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग कम होती है रेड कलर की। अगर रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब उसमें से रेड कलर आ रहा है हमारे तक, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है तो बीच रास्ते में वो खत्म नहीं होगा, दूर तक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, और हमारी आंख उसको ज्यादा डिस्टेंस से भी डिटेक्ट कर पाएगी, हमारी आंख तक वो सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच जाएगा। बाकी कलर जो होते हैं वो स्कैटर होकर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होते रहते हैं, उनकी इंटेंसिटी लगातार कम होती रहती है जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। रेड कलर की इंटेंसिटी जितनी घटती नहीं स्कैटरिंग के कारण, वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाता है, इसलिए जो भी डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। मेरी कार का कलर भी रेड है, मेरी कार का कलर रेड इसीलिए लिया था, मैंने बताया था आप लोगों को शायद, मेरी कार का कलर रेड इसलिए लिया था मैंने कि कार दूर से आए तो भाई दिखाई दे जाए, कोई सीधी आगे टक्कर ना मार दे। तो ये तो है रेड कलर के सिग्नल की बात। अब आता है स्काई का कलर ब्लू क्यों है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे स्काई का कलर ब्लू क्यों है। अच्छा रेड कलर पे ही बात, चलो पहले स्काई का कलर बता देता हूं। एक क्वेश्चन आता है भाई स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, स्काई हमें ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है। तो बेटा स्काई ब्लू कलर की इसलिए दिखती है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो ऊपर वाला पार्ट है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो अपर पार्ट है, उसमें ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, ऊपर वाले रीजन में ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और इसीलिए पूरे रीजन में ब्लू कलर स्कैटर होकर फैल जाता है, इसीलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर जो है, ऊपर वाला रीजन जो है 400 किलोमीटर के आसपास का, वहां पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, रेलिंग क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सही तरह सेटिस्फाई होता है, इसीलिए वहां ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है और पूरे रीजन में ऑलमोस्ट ब्लू कलर फैल जाता है, इसीलिए हमें लगता है कि स्काई ब्लू कलर की है। अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है,
देखो हमें तो स्काई ब्लू दिखती है, हमें स्काई ब्लू दिखती है, लेकिन मान लो कोई एस्ट्रोनॉट है, कोई एस्ट्रोनॉट है, मान लो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर चला गया। आपको पता है अर्थ का एटमॉस्फेयर कहां तक है? ये तो पता ही होगा ना अर्थ का एटमॉस्फेयर कहां तक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर तक है, बस केवल 400 किलोमीटर तक, उसके बाद खत्म हो जाता है। अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर जाओ, उसके बाद वैक्यूम आ जाता है। मान लो कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर चला गया, 400 किलोमीटर से ऊपर चला गया, तो उसको स्काई कैसी दिखेगी? उसको स्काई कैसे दिखेगी बताओ? अगर कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाए तो उसको स्काई कैसे दिखेगी? आंसर होगा ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की दिखाई देगी, ब्लैक कलर की। कोई कलर नहीं होगा, सारे कलर, कुछ जब कलर कोई भी ना दिखे हमें, हमारी आंख तक कोई भी कलर ना पहुंच पाए, तो ब्लैक कलर होता है। तो स्काई ब्लैक कलर की होगी, नोट कर लो, लिख लो, ये बात लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो प्लस टू में भी पूछा जाता है, बोर्ड प्लस टू के तो बोर्ड में भी आ चुका है, तुम्हारे एनटीएससी साइंस ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। तो अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हो तो आपको स्काई ब्लैक कलर की दिखेगी, लिख लो बात। आपको ब्लू कलर की तब तक दिखेगी जब तक आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए, कोई कलर स्कैटरिंग नहीं हो रही, वहां तो वैक्यूम है, तो कोई भी कलर हमारी आंख तक नहीं पहुंचे जा रहा। तो भाई उस केस में ब्लैक कलर की कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं वहां जो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, ब्लैक कलर। अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि भैया बताओ, ये बताओ क्लाउड्स हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं? क्लाउड्स हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं? क्लाउड्स का कलर हमें व्हाइट क्यों दिखता है? कौन बच्चा बताएगा? क्लाउड्स का कलर हमें व्हाइट इसलिए दिखता है, क्लाउड्स का कलर हमें व्हाइट इसलिए दिखता है क्योंकि जिस हाइट पर क्लाउड है, क्लाउड तो बहुत कम हाइट पर ना, 5-6 किलोमीटर की हाइट पर मेरे ख्याल से इसके आसपास क्लाउड स्टार्ट हो जाते होंगे, 2-4-5 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं क्लाउड्स, ज्यादा ऊपर नहीं होते। हाँ, ईमान आसरी ने आंसर सही दिया है, क्योंकि जिस हाइट पर क्लाउड है ना, लोअर हाइट पर, ये बहुत कम नीचे हाइट पर है, तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से सोचना, तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो जिस हाइट पर क्लाउड्स हैं वहां जो एयर में पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स होगी, उनका साइज बड़ा है, उनका साइज बड़ा है लोअर हाइट पर जो पार्टिकल्स हैं। जो भी एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल है, चाहे डस्ट पार्टिकल, धुआं है, गैसेज हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है। और क्लाउड्स वाली हाइट पर जो रेलिंग क्राइटेरिया है, ये वाला क्राइटेरिया, ये जो फार्मूला, ये फेल हो जाता है, ये आंसर, क्योंकि सारी लाइट ऑलमोस्ट इक्वली स्कैटर होती है, फिर सारी लाइट ऑलमोस्ट इक्वली स्कैटर होती है क्लाउड्स वाली हाइट पर, और सारे कलर अगर ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में स्कैटर होंगे तो हमारे को कलर दिखाई देगा व्हाइट। फिर हमें कैसा कलर दिखेगा? व्हाइट कलर दिखेगा, क्योंकि सारे कलर ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में स्कैटर होंगे, इसलिए हमें क्लाउड्स का कलर व्हाइट दिखेगा। बिल्कुल ये कारण है, बिग साइज ऑफ पार्टिकल के कारण रेलिंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता, ये कारण उसके पीछे है। कि भाई मॉर्निंग में, या बिल्कुल जैसे एट द टाइम ऑफ सनसेट, एट द टाइम ऑफ सनसेट और एट द टाइम ऑफ सनराइज, सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन का कलर रेड क्यों दिखता है? सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन का कलर हमें रेड क्यों दिखता है? तो उसका रीजन समझो भाई, सनसेट या सनराइज के टाइम पर सन हमें रेड क्यों दिखता है? ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहां तक मान लीजिए, लेट यहां तक ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मैं डॉटेड लाइन से, नीली लाइन से दिखा रहा हूं भाई, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन का कलर रेड क्यों दिखेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। तो कारण ये है बेटे कि जब सनसेट या सनराइज के टाइम पर सन से जो रेज निकलेंगी, सन से जो लाइट आएगी, सन से जो लाइट आएगी, तो उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सनलाइट को लंबा डिस्टेंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में कवर करना पड़ेगा। इसीलिए होगा क्या कि जैसे सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो रेड कलर को छोड़ के बाकी कलर्स की स्कैटरिंग होती रहेगी, रेड की स्कैटरिंग कम होगी, बाकियों की स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी।
तो बाकी जो कलर हैं वो तो स्कैटर होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होते रहेंगे। जितना आगे लाइट ट्रैवल करेगी, जितनी लाइट आगे ट्रैवल करेगी, उसमें बाकी कलर कम होते रहेंगे, बाकी कलर कम होते रहेंगे, उनकी अमाउंट घटती रहेगी क्योंकि वो स्कैटर के फैलने लग रहे हैं। रेड कलर ही सफिशियंट अमाउंट में, केवल रेड कलर हमारी आंख तक सफिशियंट अमाउंट में पहुंच पाता है। बाकी कलर की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि हमारी आंख उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि बाकी कलर तो स्कैटर होकर फैल गए, कम होगी उनकी इंटेंसिटी। रेड कलर कम स्कैटर हुआ तो रेड कलर हमारी आंख तक सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच पाया, बाकी कलर तो हमारी आंख तक पहुंच ही नहीं पाए, या पहुंचे तो बहुत कम पहुंचे, हमारी आंख उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। और जिससे हमें लगा कि हमारी आंख तक केवल रेड कलर सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचा, तो हमारे को ऐसा लगेगा कि जैसे कि सन से केवल रेड कलर ही निकला है। सन से निकले तो सारे कलर थे, व्हाइट लाइट निकली थी, व्हाइट लाइट निकली थी, बट बाकी कलर तो एब्जॉर्ब हो गए, स्कैटर होकर फैल गए, उनकी इंटेंसिटी कम पहुंची। रेड कलर की इंटेंसिटी ही हमारे तक इतनी पहुंची कि हमारी आंख केवल रेड कलर को देख पाई, उसी को डिटेक्ट कर पाई। इसलिए हमें ऐसा लगता है जैसे कि सन का कलर रेड है, क्योंकि जो कलर हमारे तक पहुंचेगा तो हमें तो वैसे दिखेगा, तो हमारे तक सफिशिएंट अमाउंट में रेड कलर पहुंचा है। ऐसा ही सनसेट सनराइज के टाइम होता है, ऐसा ही सनसेट के टाइम पर होता है। सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन का कलर रेड दिखाई देता है, क्योंकि हमारे तक केवल रेड कलर सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचता है, बाकी कलर ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं हमारे तक आते आते, इसलिए ऐसा होता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि दोपहर के टाइम पर सन हमें कैसा दिखेगा? दोपहर के टाइम पर सन कैसा दिखेगा भाई, हमें बताओ। व्हाइट नहीं होता, व्हाइट नहीं होता, येलोइश कलर होता है, हल्का सा क्रीमिश कलर, येलो टाइप का, हल्का सा येलो टाइप का, हल्का सा येलो टाइप का, बिल्कुल व्हाइट नहीं होता, बिल्कुल व्हाइट नहीं होता। कुछ टीचर कह देते हैं कि व्हाइट कलर दिखेगा, बिल्कुल व्हाइट नहीं होता। कई बार बुक्स में भी लिखा होता व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट नहीं होता, येलोइश कलर होता है, हल्का सा येलोइश कलर होता है। कारण यह है कि बेटा जब लाइट आएगी तो ब्लू कलर तो स्कैटर होगा ही होगा। अगर आप व्हाइट लाइट में से ब्लू कलर कम कर दो, व्हाइट लाइट में से ब्लू कलर कम कर दो, तो कलर येलोइश हो जाता है, हल्का सा क्रीमी सा कलर हो जाता है, तो येलोइश कलर बोलेंगे उसको हम, समझ गए? तो बिल्कुल व्हाइट नहीं होता, बिल्कुल व्हाइट नहीं बोलना आपने दोपहर के टाइम पर, क्योंकि ब्लू कलर तो स्कैटर होगा बेटे, स्काई तो ब्लू ही होती है, तो ब्लू कलर तो उसमें भी स्कैटर हो रहा है ना। तो व्हाइट लाइट में से ब्लू कलर कम करने के बाद हल्का सा येलोइश कलर बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं भाई बिल्कुल व्हाइट नहीं है दोपहर के टाइम पर भी, सुबह और शाम के टाइम पर रेड है और दोपहर के टाइम पर येलोइश कलर है। चीजें क्लियर? अब बेटा मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, लाइट वाला जो चैप्टर आपकी बुक में लाइट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है मेरे अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, एनटीएससी साइंस ओलंपियाड वगैरह के अकॉर्डिंग भी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, आई वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा कल मैं, ठीक है? ह्यूमन आई वाला जो टॉपिक है कल मैं वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटा? आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूं, बाकी हम कल नए चैप्टर के साथ कल स्टार्ट करेंगे क्लास। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।